हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। से जो हमारी क्लास आपको मिलने वाली है वो ऑफलाइन कम ऑनलाइन क्लास प्राप्त होगी, यानी सीधा कक्षा का माहौल आपको यूट्यूब के थ्रू मिलेगा। हमारी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे, वो मेरे साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे और आपको भी वही माहौल आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइव क्लासेस का मजा लीजिए। थैंक यू। सवाल पूछ सकते हो, बाकी चीजें नहीं। उत्तर भारत के राजवंश। देखो, कल आपको बताया मैंने किसकी मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। किसकी होती है? हर्षवर्धन की क्या हो जाती है मृत्यु? कब होती है? 647 ईस्वी। जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उत्तर भारत क्या हो जाता है? छोटे छोटे विभागों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे राज्यों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब ये मैंने आपको जब दिखाया था उसमें ये कहा था कि जो ये हर्षवर्धन है वो 6वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में हुआ? 6वीं। और 6वीं शताब्दी के बाद में ये समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद में 7वीं शताब्दी से लेकर, कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी से कौन सी शताब्दी तक? 12वीं शताब्दी। शताब्दी का मतलब पता है, कल बता दिया था, पहले भी बता चुका हूँ कई बार। शताब्दी मतलब कितने वर्ष का समय? 100 वर्ष का समय। तो राजपूत काल कहलाता है। ये टाइम क्या कहलाता है आपका? राजपूत काल। क्योंकि ज्यादातर जो जातियां हुई थी वो किस जाति के राजा हुए थे? आपके राजपूत जाति के। इस टाइम इसको राजपूत काल कहा जाता है। कब से कब तक है? 7वीं से लेकर 12वीं। 12वीं के बाद में क्या होगा? 12वीं शताब्दी के बाद में सल्तनत काल आ जाएगा। उसके बाद में मध्यकाल। मध्यकाल में कौन आ जाएंगे? मुगल आ जाएंगे, फिर अंग्रेज आ जाएंगे, उसके बाद भारत आजाद हो जाए। ऐसे हिस्ट्री चलता है। उत्तर भारत के राजवंश कौन से टाइम पीरियड में होते हैं? 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी बीच। कितने टाइम, कितने साल का समय है? लगभग 500 साल के समय में। मुख्य रूप से उत्तर भारत के राजवंश में बात करें तो 3 राजवंश आएंगे। कितने? 3। ये कौन सा आएगा? पाल, राष्ट्रकूट। ये थोड़े दक्षिण में भी पड़ते थे, लेकिन इनकी गणना किसमें होती है? उत्तर भारत के आपके राजवंश में होती है। और एक कौन सा हो जाएगा? गुर्जर। अब उत्तर भारत के राजवंश में हम इन तीनों का क्या करेंगे? एक एक करके अध्ययन करेंगे। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रत्यार। इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष भी चलता है। वो त्रिकोणीय संघर्ष कैसे चला, किस तरह से हुआ, वो सारी बात होगी इसमें। चलो अब देखो, पहला कौन सा है? कौन सा वंश की बात करेंगे? पाल वंश। चलो तो खड़ा साथ साथ राइट डाउन करते रहो और सवाल पूछना है, सवाल ही पूछना है, ठीक है? सवाल पूछना मतलब सवाल। चलो पाल वंश देखो, पाल वंश। उद्भव। उद्भव का मतलब इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है बंगाल में, ठीक है? वंश कौन सा? वजह मत करिए, पेन में ये फालतू चिकल को पता नहीं टेबल बजा रहा है। मैं बता रहा हूं, उसमें मेरा पूरा वीडियो खराब हो गया। बीच में ये मत बजाया करो। वंश कौन सा है? पाल वंश। उद्भव कहां से होता है? बंगाल से। कब होता है? तो आपको संस्थापक का नाम याद रखो। संस्थापक कौन है? गोपाल। संस्थापक है गोपाल। जैसा इसके गोपाल नाम है, इसी के नाम पे इस वंश का नाम क्या हो गया? पाल वंश हो गया। और अगर समय की बात करें तो समय है 750 ईस्वी के आसपास है। ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है इनका। 750 ईस्वी के आसपास क्या होता है? इस साम्राज्य की स्थापना होती है। ये कौन सा वंश है? पाल वंश है। वहां पर साम्राज्य स्थापित होता है बंगाल में। चलो तब अब इसका अगला जो शासक है, उस शासक का नाम क्या है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल। अब धर्मपाल क्या करता है? त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेता है। त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। अब त्रिकोणीय संघर्ष जो है ये 3 किसके बीच में? वंशों के बीच में हुआ था। किस किसके? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रत्यार। अभी अपन इसमें यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पाल, राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रत्यार, इन तीनों के बीच में कन्नौज को राजधानी बनाने को लेकर, किसको राजधानी बनाने को लेकर? कन्नौज को राजधानी बनाने को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, 3 राज्यों के बीच में संघर्ष था। इसका नाम क्या पड़ गया? त्रिकोणीय संघर्ष। लेकिन अभी इसकी बात नहीं करेंगे। इसकी बात कब करेंगे? जब अपन क्या पढ़ेंगे? गुर्जर और प्रत्यार। क्योंकि सर्वाधिक जो शुरुआत की थी इसकी, त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत भी गुर्जर प्रत्यारों के द्वारा की गई और उसको समाप्त भी किसके द्वारा किया गया? गुर्जर प्रत्यार। तब पालों के साथ हम यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो धर्मपाल है, इसके टाइम में जो गुर्जर प्रत्यार शासक था वत्सराज, उसने किसकी शुरुआत की?
त्रिकोणीय संघर्ष की, तो पाल भी त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल थे। त्रिकोणीय संघर्ष क्या था, कैसे था, उसकी बात अपन कब करेंगे, जब किसके बारे में पढ़ेंगे, गुर्जर प्रत्याहार, क्योंकि इनका सर्वाधिक यहाँ पर योगदान था। तो पाल, राष्ट्रकूट और कौन थे, गुर्जर प्रत्याहार। धर्मपाल के समय में त्रिकोणीय संघर्ष में क्या हुआ, ये धर्मपाल क्या हुआ था, त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल हुआ था। इसमें किसमें शामिल होता है, त्रिकोणीय संघर्ष में ये क्या होता है, शामिल होता है। अब इस धर्मपाल के बारे में क्या रखो, धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक है, और राष्ट्रकूट शासक का नाम है ध्रुव। क्या नाम है, ध्रुव। इस ध्रुव ने क्या किया, ध्रुव व एक आपका किसका शासक है, प्रत्याहार शासक, वत्सराज से पराजय का सामना करना पड़ा। तो धर्मपाल किस वंश से हार जाता है, एक तो गुर्जर प्रत्याहार वंश से, और दूसरे किस वंश से हार जाता है, आपके राष्ट्रकूट वंश से हार जाता है। तो ये ध्रुव, ये राष्ट्रकूट वंश का शासक है ध्रुव, और प्रत्याहार शासक कौन है, वत्सराज। इससे क्या होता है, इसको हार का सामना करना पड़ता है। इसकी मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, इसके बाद में शासक बनता है देवपाल। क्या नाम है, पाटलिपुत्र। पहले इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, पाटलिपुत्र से राजधानी जो है वो कहां लेकर चला गया, ये बंगाल की तरफ लेकर, बंगाल लेकर गया। यानी इसने अपनी राजधानी चेंज कर दी, और राजधानी चेंज करके कहां पे लेके जाता है, ये बंगाल लेके जाता है। तो ये देवपाल के टाइम में क्या हुआ था, इसने अपनी राजधानी को क्या किया था, बदला था। देवपाल के उत्तराधिकारी, देवपाल के क्या थे, उत्तराधिकारी जो थे देवपाल के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। कैसे शासक थे, कमजोर शासक थे। वह पाल वंश क्या होने लगा, पाल वंश समाप्त होने लगा, या उसकी शक्ति क्या होने लगी, कम होने लगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके बाद जो उत्तराधिकारी आता है वो क्या थे, कमजोर शासक। 1023 ईस्वी के आसपास, 1023 ईस्वी के आसपास सोल शासकों द्वारा, कौन से वंश के शासक थे, सोल वंश के शासक थे, सोल शासकों द्वारा पालों को पराजित किया गया। इसके साथ ही पाल क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यही किसके बारे में आपको याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है यहाँ पे आपको, पाल वंश के बारे में। ज्यादा सवाल यहाँ से नहीं पूछेगा आपको, तो इतना याद रखना है कि पाल वंश में मुख्य एक शासक था जिसका नाम क्या था, धर्मपाल था। अब इनके बारे में क्या याद रखोगे, पाल वंशी शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इससे पहले अपन ने दो वंश पढ़े हैं, गुप्त वंश, गुप्त वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे, वैदिक धर्म के। सातवाहन वंश के, वो भी किसके थे, वैदिक धर्म के। इसके अलावा हर्षवर्धन जो था वो किस धर्म को मानता था, किसका उपासक था, भगवान शिव और सूर्य का। लेकिन बाद में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा, महायान शाखा का क्या बन जाता है, संस्था आपका उसकी तरफ झुकाव रहता है। पाल वंशी जो है ये किसका है, किस धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अनुयायी थे। ये ध्यान रखना है, किस धर्म के, बौद्ध धर्म के। तो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय एक का नाम है नालंदा। कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा। बताओ किसने निर्माण करवाया इसका, कुमारगुप्त व विक्रमशिला। ये दो विश्वविद्यालय बिहार में, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन समय की शिक्षा के क्या थे, बहुत बड़े केंद्र थे। इनमें क्या किया, विश्वविद्यालयों को क्या दिया इन्होंने, संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है, इसकी क्या की थी इन्होंने, इसके अंदर जो विद्वान थे, बच्चे पढ़ते थे, उनको क्या दिया, डोनेशन वगैरह में इनका क्या था, खास योगदान था। कौन से दो विश्वविद्यालय में, नालंदा और विक्रमशिला। इसके अलावा एक और प्राचीन विश्वविद्यालय था, पता था कौन सा था, मौर्य काल से पहले कौन सा था, तक्षशिला। और गुप्त काल में कौन सा था, नालंदा और विक्रमशिला। और ये जो विक्रमशिला है इसका निर्माण किसने करवाया था, पाल वंश के शासकों ने करवाया था। ये बात आपको क्या रखनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे इससे और देखते हैं। प्रसिद्ध
बौद्ध भिक्षु। भिक्षु का अर्थ पता है ना आपको, जो बौद्ध धर्म में क्या लिख चुके हो आपके संन्यास लिख चुके उसे क्या कहते हैं, भिक्षु। और उस बौद्ध भिक्षु का नाम याद रखना, बौद्ध भिक्षु का नाम है आतिशा। क्या नाम है, आतिशा को, आतिशा ने तिब्बत की यात्रा की। कौन से देश की यात्रा की, तिब्बत की यात्रा की। यानी पालवंशी खुद क्या कहते थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, साथ ही साथ बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने अन्य देशों में भी किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, बौद्ध भिक्षु था आतिशा, उसको कौन से देश में भेजा, तिब्बत में। तिब्बत देखो चाइना का, अभी चाइना का हिस्सा हो चुका, चाइना ने उसके ऊपर क्या कर लिया, ऑक्यूपेशन कर लिया। और तिब्बत के अभी भी वहां पे सर्वाधिक जो लोग रहते हैं तिब्बत में, वो किस धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और वहां से एक व्यक्ति था 1959 में एक व्यक्ति भारत आ जाता है, दलाई लामा। क्या नाम है, दलाई लामा। वो क्या थे, तिब्बत के धर्म गुरु थे, जहां से चीन का उनके ऊपर अधिकार होने के बाद में उन्होंने तिब्बत छोड़ करके कहां आ चुके, भारत में आ चुके। तो तिब्बत में आज भी ज्यादातर जो किस धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के। इसका प्रचार किस टाइम में हुआ था, पालवंशी शासकों के समय पर हुआ था। इसके अलावा दो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम याद रख लो, धीमान व विटपाल। धीमान व विटपाल पालवंशी क्या थे, महान शिल्पज्ञ थे। यानी इन्होंने किसका काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, शिल्प कला के क्षेत्र में। शिल्प कला का मतलब होता है मंदिर निर्माण वगैरह में इन्होंने का मूर्ति निर्माण में कार्य था। तो इसके अलावा तो आपके पाल वंश के दौरान किसका विकास हुआ था, मूर्ति कला का, मंदिर निर्माण कला, इन सब का विकास हुआ था। ये बात ध्यान रखनी है। चलो ये बता दो, इसके साथ ही आपका पाल वंश क्या हो जाता है, खत्म। बात किसकी हो रही है, कौन से भारत के राजवंशों की, उत्तर भारत के राजवंश। टाइम पीरियड याद रखोगे 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में, क्योंकि हर्षवर्धन, जब क्या हर्षवर्धन का वर्धन साम्राज्य खत्म हो जाता है, उत्तर भारत, डोंट स्पीक, बोलना नहीं है, मैं समझा रहा था, तुम बोलना नहीं, पूरा डिस्टर्ब होता है। इस आजादी का मतलब ये मत समझो देव जी ने ये बोला चुप करना, वैसे रहना। हाँ, मृत्यु के बाद उत्तर भारत पहले एकीकृत था। एकीकृत का मतलब क्या होता है, सब जो राज्य थे लगभग लगभग क्या थे, एकीकृत थे, हर्षवर्धन के अंडर में थे। लेकिन जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, छोटे छोटे वंश आ गए। एक वंश कौन सा आया, पाल, एक कौन सा आया, राष्ट्रकूट, और कौन सा आया, गुर्जर प्रतिहार। इन गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, आपको मैंने बताया था जो वर्धन साम्राज्य, उसकी राजधानी तो पहले क्या थी, थानेश्वर। उसके बाद बदल करके हर्षवर्धन ने क्या कर दी, कन्नौज। उस वक्त कन्नौज क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण राजधानी थी। अब कन्नौज में क्या हुआ, एक और नया वंश आ जाता है जिसका नाम है आयुध वंश। कौन सा वंश है, आयुध वंश, जिसके दो भाई थे, एक का नाम चक्रायुध और एक का नाम क्या था, इंद्रायुध। इसका आगे बात करेंगे इस पर। तो जो आयुध वंश वहां पे शासन कर रहा है, और उस वक्त कन्नौज महत्वपूर्ण नगर था। इस कारण पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार तीनों क्या चाहते थे कि उनकी राजधानी क्या बने, उनकी राजधानी क्या हो, आपका कन्नौज हो। इस बात को लेकर इन तीनों के बीच में क्या शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। और उस संघर्ष को क्या कहा जाता है, त्रिकोणीय संघर्ष। तो त्रिकोणीय संघर्ष किसको लेकर हुआ था, तो किसको लेकर, कन्नौज को राजधानी बनाने को लेकर के। किसके बीच में, पालों के बीच में, राष्ट्रकूटों के बीच में और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में। पाल वंश की बात करें तो इसका उद्भव कहां से होता है, बंगाल से, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल। उसमें संस्थापक कौन था इसका, गोपाल। तो पाल नाम से, गोपाल के नाम से क्या पड़ गया, पाल वंश। समय 750 ईस्वी के आसपास इसका होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम क्या है, धर्मपाल। त्रिकोणीय संघर्ष किसके वंश में, किसके टाइम में शुरू हुआ, इसी के टाइम में, जब किसने शुरुआत की, ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहारों ने त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत की थी, ना कि किसने की थी, आपके पालों ने। धर्मपाल को किसने हराया था, राष्ट्रकूट शासक है जिसका नाम क्या है, ध्रुव। प्रतिहार शासक जिसका नाम क्या है, वत्सराज। इन दोनों से इसको हारना पड़ा और इसको क्या करना पड़ा, ये इसको गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ में त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल हुआ था। इसके बाद शासक कौन बनता है, देवपाल। और ये पाटलिपुत्र राजधानी कहां पे लेके चला जाता है, बंगाल में। बाकी इनके जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे, कमजोर शासक थे। इसका पाल वंश धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त। और यहाँ पे पालवंशी शासक किस धर्म के अनुयायी थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये बात ध्यान रखनी है। इस कारण इन्होंने एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम क्या है, आतिशा। इसको कहां पर भेजा, तिब्बत भेजा था। और नालंदा विश्वविद्यालय और कौन सा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इन्होंने क्या दिया, संरक्षण। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं जब अपने गुप्त साम्राज्य पढ़ा था, किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने। और विक्रमशिला किसने, पाल वंशों ने, शासकों ने करवाया था। तो ये चीजें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है, पाल वंश के। अब किसके बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट राष्ट्रकूटों के बारे में। पाल हो गया, पालों के बाद में कौन है आपके, राष्ट्रकूट वंश। अब इसको
तीन वंश पता है आपको, कौन कौन सा? गुर्जर, प्रत्यार, राष्ट्रकूट और अगला कौन सा है? पाल। इन तीनों के बीच में क्या चलता है? संघर्ष। अब जो 2 नंबर है राष्ट्रकूट, उसको देखो, इसकी स्थापना जो होती है, इस राजवंश की स्थापना एक व्यक्ति का नाम करता है। इस संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। संस्थापक दंती दुर्ग। ये जो दंती दुर्ग है, ये राष्ट्रकूट वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। ये कब स्थापना करता है? तो 736 ईस्वी के आसपास। तो 736 ईस्वी में क्या करता है? इसकी स्थापना करता है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या इसमें क्या नहीं परफेक्ट क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? इसका समय, इन सब के पास इनका इतिहास बहुत क्या है? कम उपलब्ध है। इस वजह से क्या इनका कहीं पे कोई अभिलेख मिला, उसके ऊपर तो टाइम लिखा हो तो उस राजा का टाइम मिल गया, किसी का अभिलेख नहीं मिला तो उस टाइम निकाला जाता है। इस कारण इसका टाइम पीरियड क्या मिलता है? कम। संस्थापक का नाम याद रख लेना आपको, दंती दुर्ग। कब स्थापना होती है? 736 ईस्वी में। राजधानी आपको याद रखनी है, राजधानी आपकी है नासिक। राजधानी किसको बनाया इन्होंने? नासिक। और नासिक कौन से राज्य में पड़ती है वर्तमान में? तो नासिक वर्तमान में महाराष्ट्र में। एमएच का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र। तो इनकी राजधानी का नाम, राष्ट्रकूट वंश की शुरुआती राजधानी थी, उसका नाम नासिक था। नासिक ने। अब देखो, ये जो आपका दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग चालुक्यों का सामंत था। किसका सामंत था? चालुक्यों का सामंत। सामंत मतलब उनके अंडर में क्या किया करता था? काम किया करता था। तो ये आपको सवाल पूछ ले कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो पहले किसके क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। तो किस वंश के सामंत हुआ करते थे? चालुक्यों के क्या थे? सामंत। उसको हासिल करना चाहते हैं, उसको पूरा अधिकार करके उसको अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। इसका संघर्ष चल रहा है। इसका नहीं चल रहा है, उन सबकी एक एक राजधानी है। जैसे उज्जैन राजधानी थी किसकी? गुर्जर प्रत्यारों की। ठीक है, तो बंगाल में राजधानी किसकी थी? पालों की। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या? नासिक। सब क्या चाहते हैं? कन्नौज पे अधिकार हो जाए। कन्नौज क्या पड़ता है? ठीक बीच में पड़ता है। तो कन्नौज पे अधिकार होने पे उनका साम्राज्य उत्तर भारत, दक्षिण भारत सब जगह फैल सकता है। इसका उन्होंने ऐसा किया। चलो क्या क्या है? वातापी के चालुक्य नरेश, वातापी के चालुक्य नरेश। तो ये सामंत किसके थे? तो सामंत किसके? आपके चालुक्यों के। जो वातापी का चालुक्य नरेश है, जिसका नाम है कीर्ति वर्मा सेकंड। कीर्ति वर्मा सेकंड को हराकर चालुक्यों की सत्ता समाप्त की। तो चालुक्यों को हरा करके कौन से वंश की स्थापना हुई? तो कौन से वंश की स्थापना होती है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। संस्थापक दंती दुर्ग 736 ईस्वी में। राजधानी का नाम याद रखना क्या है? नासिक है। प्रश्न प्रथम, इसका नाम याद रखना। इसने क्या किया है? इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। इसने क्या किया है? एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करा। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करा। कौन है? कृष्ण प्रथम। ये एलोरा की क्या है? गुफाएं बनी हुई है महाराष्ट्र में। उसमें क्या किया? वहां पे इस मंदिर और गुफाओं को काट करके एक मंदिर बनाया, कैलाशनाथ। कैलाशनाथ मतलब किसका? भगवान शिव का मंदिर बनवाया एलोरा के अंदर। तो 3 तरह की गुफाएं पढ़ ली। देखो, अजंता गुफाएं कल पढ़ाई थी, बाघ की गुफाएं, और किसकी गुफाएं? यहाँ पर एलोरा। तो एलोरा की गुफाओं में इन्होंने क्या किया? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। इस कृष्ण प्रथम के बाद शासक बनता है ध्रुव। कौन बनता है? ध्रुव नामक। ये ध्रुव शासक है किसका? राष्ट्रकूट वंश का शासक ने। ये फिर से रिपीट हो जाएगा आपको। किसको हराया? वत्सराज। एक तो किसको हराया? वत्सराज। वत्सराज कौन है? गुर्जर प्रत्यार शासक है। गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज। वह किसको हराया? धर्मपाल को हराया। तो ये ध्रुव ऐसा शासक है जिसने गुर्जर प्रत्यारों को भी हराया और किसको हराया? साथ ही साथ में पालों को भी हराया था। तो इस ध्रुव प्रथम का क्या रखना है आपको? नाम याद रखना है। किस राष्ट्रकूट वंश ने वत्सराज और धर्मपाल को हराया था? तो वो कौन था? ध्रुव नामक राष्ट्रकूट शासक द्वारा। चलो तब ध्रुव की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है? तो उसका नाम है गोविंद तृतीय। इससे पहले गोविंद नाम के कितने हो गए थे? 3 हो गए। तो गोविंद तृतीय। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है
राष्ट्रकूट शासक है जिसका नाम क्या है ध्रुव, इसका पुत्र था जिसका नाम क्या है गोविंद तृतीय। गुर्जर प्रत्याय शासक है जिसका नाम क्या है वक्तराज, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड। क्या नाम है अभी आगे आ जाएगा, नागभट्ट सेकंड। तो क्या कि गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को क्या किया था, इसने पराजित किया। नागभट्ट सेकंड, वह ये धर्मपाल अभी खत्म नहीं हुआ तो धर्मपाल पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया, को पराजित किया। ये इनकी क्या हो जाएगी, उपलब्धियां हो जाएगी, कैसी सैनिक या फिर आप कह सकते हो इनकी राजनीति। गोविंद तृतीय ध्रुव का पुत्र है, इसने भी नागभट्ट सेकंड को हराया। राष्ट्रकूटों के राज्य को, किसके राज्य को, राष्ट्रकूटों के राज्य को मालव प्रदेश, राज्य को मालव प्रदेश से कहां तक, कांची। मालव प्रदेश उत्तर भारत में, कांची जो आपका कहां पर है दक्षिण भारत में, कांची तक विस्तृत कर दिया। तो इसके टाइम में क्या हुआ था, काफी विकास हुआ था। तो सर्वाधिक विकास किसके टाइम में होता है, गोविंद तृतीय के टाइम में। किसका, कौन से वंश का, राष्ट्रकूट वंश का। इसके बाद एक शासक बनता है अमोघ वर्ष। क्या नाम है, अमोघ वर्ष ने 64 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक, 64 वर्षों तक। ये शांति प्रिय शासक था, तक शासन किया। इस काल तो अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था, अमोघ वर्ष भी किस वंश का शासक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक है। और इस अमोघ वर्ष ने क्या किया, राजधानी बदल दी। नासिक से राजधानी कहां पे लेके आ गया, ये राजधानी लेके आ गया मान्य खेत में को बनाया। किसने बनाया राजधानी मान्य खेत को, तो आपके किसने बनाया, अमोघ वर्ष ने। इसमें एक अरबी यात्री आता है, अरबी यात्री इसके टाइम तो नहीं आता, अरबी यात्री किसके टाइम आता है, अरबी यात्री जिसका नाम है सुलेमान। सुलेमान ने क्या कहा, ने अमोघ वर्ष की गणना, अमोघ वर्ष की गणना विश्व के 4 बड़े राजाओं में की थी। गणना विश्व के 4 महान शासकों में की। तो आप समझ सकते हो 64 साल तक शासन किया। और सुलेमान भी कहता है कि ये विश्व का 4 प्रमुख क्या है आपके शासक है, उनमें से एक है। सुलेमान अरबी यात्री, अरबी मतलब कहां से आया था, अरब देश से आया था। इसके अलावा नासिक से राजधानी को मान्य खेत लेकर कौन आता है, तो कौन लेके आता है, अमोघ वर्ष लेके आता है, जो राष्ट्रकूट वंश का एक क्या था, शासक था। चलो उतार, शासक है यहाँ पे कृष्ण तृतीय। कौन सा है, कृष्ण तृतीय को चालुक्यों के साथ क्या करना पड़ा, दीर्घकालीन संघर्ष करना पड़ा। दीर्घकालीन मतलब क्या होता है, लंबा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने लंबा संघर्ष किया इससे, और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो आपका राष्ट्रकूट वंश है ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना। कर लो 973 ईस्वी, चालुक्य शासक है, नाम अच्छा उसका, क्या नाम है, तेलप। चालुक्य शासक तेलप द्वारा, चालुक्य शासक कौन है, तेलप है। तेलप द्वारा कर्क द्वितीय को, और कर्क द्वितीय किसका शासक है, राष्ट्रकूट वंश का, को हराकर राष्ट्रकूट वंश को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया या समाप्त कर दिया। राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर दिया। तो इसके साथ ये राष्ट्रकूट वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे मैंने पाल वंश के बारे में बताया, पाल वंश किस धर्म को मानते थे, किस धर्म के पोषक थे, किस धर्म को माना उन्होंने, तो उन्होंने माना बौद्ध। लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ में क्या याद रखोगे, राष्ट्रकूट जो आपके हैं ये किसको मानते हैं, कौन से धर्म को, वैदिक धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। ये ध्यान रखना है, इतना फर्क है राष्ट्रकूटों और पालों में। इसके अलावा इनमें क्या याद रख सकता, इन्होंने क्या किया, संस्कृत व कन्नड़ साहित्य को क्या दिया इन्होंने, साहित्य में समझते हो, लेखन साहित्य के ये क्या थे, पोषक थे। कन्नड़ मतलब कौन सी भाषा, कन्नड़ भाषा का जो साहित्य है
और संस्कृत भाषा, क्योंकि वैदिक धर्म को मानते थे तो संस्कृत भाषा और कन्नड़ साहित्य। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो कौन सी भाषा को परिचय देंगे, वो पाली भाषा को। कौन सी भाषा को मानते हैं, पाली भाषा को। वैसे संस्कृत भाषा को वैदिक धर्म वाले और कन्नड़ भाषा को पोषक थे। इस तरह से आपका किसका निर्माण होता है, ये राष्ट्रकूट वंश का कार्य चलता है। चलो तो आप वंश कौन सा, राष्ट्रकूट। संस्थापक का नाम बताओ, दंतिदुर्ग। 736 ईस्वी के आसपास। राजधानी नासिक। नासिक कहां पर वर्तमान में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, इट्स नॉट एमपी, इट एमएच। एमएच मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र। आरजे मतलब राजस्थान, जीजे मतलब गुजरात। शॉर्ट रूप में कहीं भी आपको कुछ भी लिखा है, इसका मतलब एमएच का मतलब होता है महाराष्ट्र। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। यूपी का मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश। एपी का मतलब क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो दंतिदुर्ग क्या था, चालुक्यों का क्या था, सामंत। तो ये जो राष्ट्रकूट है शुरुआत में किसके सामंत थे, सवाल पूछ रहे तो किसके थे, आपके चालुक्यों के सामंत थे। वातापी, देखो चालुक्यों के दो शासक, दो शाखाएं थी चालुक्यों की। चालुक्यों अभी आगे पढ़ेंगे कितनी शाखाएं थी, दो। एक थी वातापी और एक थी कल्याणी। क्या थी, कल्याणी। वातापी जिनकी राजधानी तो वो वातापी के चालुक्य, जिनकी कल्याणी राजधानी थी उन्हें क्या कहा जाता था, कल्याणी के चालुक्य। कीर्ति वर्मा सेकंड को हरा करके इसने किसकी सत्ता समाप्त कर दी, चालुक्यों की सत्ता। और चालुक्य जो है, ये मैंने उत्तर भारत के नाम लिखा है, उत्तर भारत के राजवंशों में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। इसका मतलब ये कौन से है, दक्षिण भारत के राजवंशों में आते हैं, अभी पढ़ेंगे उसके बाद में। फिर एक शासक बनता है इस वंश में, कौन सा, कृष्ण प्रथम। एलोरा के कौन से मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर का। आपको सवाल पूछा जाएगा, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया, किस वंश के शासकों द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के। किसके द्वारा, कृष्ण प्रथम। फिर कौन शासक बनता है, ध्रुव। त्रिकोणीय संघर्ष में ध्रुव का महत्वपूर्ण योगदान था। इसने किसको हराया, वत्सराज को, और साथ ही साथ धर्मपाल को। फिर गोविंद तृतीय किसका पुत्र है, ध्रुव का पुत्र है। इसने किसको हराया, नागभट्ट सेकंड को। नागभट्ट सेकंड किसका पुत्र है, वत्सराज का पुत्र है, और धर्मपाल वही है, उसको पराजित कर दिया। राष्ट्रकूटों के राज्यों को मालव प्रदेश से लेकर कहां तक फैला दिया इसने, कांची में। तो सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, गोविंद तृतीय। फिर एक शासक बनता अमोघवर्ष। ये इसका शांति के लिए इसका शासन जाना जाता है, यानी इसने ज्यादा युद्ध नहीं किए। इसने राजधानी नासिक से लाकर के कहां पर रख दी, इसने राजधानी को मान्यखेत को। 64 वर्षों तक शासन किया। कितने साल तक, 64। राजधानी मान्यखेत को बना दिया। यात्री का नाम याद रखना है, क्या नाम है, सुलेमान। इस कारण इसकी गणना विश्व के, सुलेमान ने क्या किया, विश्व के 4 प्रमुख क्या था, कृष्ण तृतीय है। चालुक्यों के साथ क्या किया, दीर्घकालीन क्या चला था इसका संघर्ष। और 973 ये टाइम पीरियड है, देखो ये इसका अंतिम समय था। तेलप द्वारा क्या किया, कर्क सेकंड को हराकर राष्ट्रकूट को समाप्त कर दिया गया। चलो ये किसकी बात होगी, राष्ट्रकूट वंश की। उतार दो और मिटा दो। चलो तीसरा वंश देखो, तीसरा वंश कौन सा है आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश। ये इन 3 वंशों में से सबसे इंपोर्टेंट वंश है, कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार का मतलब ऐसे होता है रक्षक, क्या होता है, रक्षक। गुर्जर, ये गुर्जरात्र क्षेत्र होता था पहले, राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था, जिसको क्या कहा जाता था, गुर्जरात्र क्षेत्र कहा जाता था। वहां के शासक क्या कहलाए, गुर्जर। और प्रतिहार किसे कहा जाता है, रक्षक को क्या कहा जाता है, प्रतिहार। जैसे लक्ष्मण, जो भगवान लक्ष्मण थे वो भगवान राम के क्या थे, आपके प्रतिहार थे, उसके क्या थे, रक्षक थे। तो वैसे के वैसे जो ये गुर्जर प्रतिहार शासक है, इन्होंने किसके आक्रमण से, अरबों के आक्रमण से भारत की क्या की, इन्होंने रक्षा की। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, गुर्जर, या फिर इन्हें गुर्जरात क्षेत्र में इनका शासन था इस कारण। और प्रतिहार का क्या जाता है, इन्होंने किसकी रक्षा की, किसके आक्रमणों से बचाया भारत को, अरबों के आक्रमण से बचाया, ये ध्यान रखना है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, ये हेडिंग लगा हुआ। ये जो गुर्जर शब्द है, इसका सबसे पहला उल्लेख, गुर्जर का प्रथम उल्लेख मतलब ये इसका नाम, गुर्जर शब्द पहली बार कहां लिखा हुआ मिला है, तो ऐहोल अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन सेकंड का। मुंह है पुलकेशिन सेकंड। कल लिखा था आपको, कल आपको इसकी जगह क्या लिखा दिया था, एरन लिखा था, वो ठीक करना था। क्या था आपका, गुर्जर का प्रथम उल्लेख आपके ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन सेकंड का। उसके अंदर लिखा हुआ है कि गुर्जर। और गुर्जर क्यों कहते हैं, कि कहां पर शासन किया इन्होंने, कौन से क्षेत्र में, गुर्जरात्र क्षेत्र में, गुर्जरात्र क्षेत्र में शासन। इस कारण इनको गुर्जर कहा गया। अरबों से भारत की रक्षा की, इस कारण रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता है, प्रतिहार कहा जाता है। इस कारण इनको क्या कहा गया, प्रतिहार कहा गया। इन्हीं आते आया था।
हर्षवर्धन के समय क्या नाम है? वहीं था। वैनचांग क्या कहता है? वैनचांग क्या कहता है? वैनचांग ने गुर्जरों की राजधानी, किसकी राजधानी? गुर्जरों को क्या कहा उसने? गुर्जरों को कुचेलो कहा है। क्या कहा है? कुचेलो। वो अपने ग्रंथ में गुर्जरों को क्या कहता है? कुचेलो कहता है। वह इनकी राजधानी का नाम क्या बताता है? वह राजधानी पीलो मोलो, ये उनकी भाषा में उसने लिखा पीलो मोलो। यानी पीलो मोलो किसको कहते हैं? वर्तमान किसको कहते हैं? भीनमाल को। भीनमाल कहां पर है बताओ? राजधानी पीलो मोलो को बताया। तो किसने बताया? वैनचांग ने क्या कहा? गुर्जरों को क्या कहा? कुचेलो। क्या कहा? कुचेलो। और इसके अलावा इसने राजधानी को क्या कहा है? पीलो मोलो। पीलो मोलो किसका नाम है? पीलो मोलो आपका किसका नाम है? भीनमाल का नाम है। चलो ये इसके बारे में किसके बारे में बात याद रखोगे? वैनचांग के बारे में। तो यहाँ दो अभिलेख याद रखोगे। कितने अभिलेख याद रखने? दो। एक का नाम है जोधपुर। कौन सा अभिलेख है? जोधपुर अभिलेख। दूसरा है घटियाला। मत दाद निकालो, रिकॉर्ड हो रहा है। जोधपुर अभिलेख। दूसरा कौन सा है? घटियाला। घटियाला किसके पास में? जोधपुर के पास में घटियाला अभिलेख। इन दोनों के नाम याद रखो के अनुसार। कौन से अभिलेख के अनुसार? घटियाला और जोधपुर अभिलेख के अनुसार क्या है? गुर्जर प्रत्यार वंश की, गुर्जर प्रत्यार वंश की कौन सी शाखा के बारे में जानकारी मिलती है? मंडोर शाखा। कौन सी शाखा? मंडोर। मंडोर कहाँ है? शाखा की जानकारी मिलती है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये दो आपको अभिलेख याद रखने। कौन सा अभिलेख? जोधपुर। दूसरा अभिलेख कौन सा है? घटियाला अभिलेख। इसके अनुसार गुर्जर प्रत्यार वंश की एक शाखा कहां पर स्थापित थी? मंडोर में। मंडोर कहां पर है? जोधपुर से आगे जगह है। देखो जोधपुर जो बनता है राव जोधा। राव जोधा के द्वारा जोधपुर का निर्माण किया। राव जोधा जो थे वो राठौड़ वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? राठौड़। अब जब राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की तब तो जोधपुर राजधानी बन गई राठौड़ों की। उससे पहले राठौड़ों की राजधानी क्या हुआ करती थी? राठौड़ों की राजधानी मंडोर। और उससे पहले जो ये मंडोर है की राजधानी हुआ करती थी गुर्जर प्रत्यार। अब इन गुर्जर प्रत्यारों में एक शासक होता है जिसका नाम है इंदा प्रत्यार। क्या नाम है? इंदा प्रत्यार। ये जो इंदा प्रत्यार है ये क्या करता है? मंडोर दहेज में दे देता है। क्या दे देता है? मंडोर दहेज। किसको? राठौड़ वंश के शासकों को। उसके बाद मंडोर किसकी राजधानी हो जाती है? राठौड़ों की। उससे पहले किसकी राजधानी हुआ करती थी? गुर्जर प्रत्यारों की। किस अभिलेख के अनुसार? जोधपुर। और कौन से अभिलेख के अनुसार? घटियाला अभिलेख के अनुसार। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? मंडोर शाखा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मंडोर शाखा, अभी जो मंडोर शाखा है यहाँ का शासक है हरिश्चंद्र। क्या नाम है? शासक हरिश्चंद्र। अभी जो हरिश्चंद्र है इसके दो पत्नियां थी। हरिश्चंद्र की पत्नियां थी। ठीक है। अब दो पत्नियां जो थी उन पत्नियों के एक का नाम याद रखना। एक का नाम है ब्राह्मणी। क्या नाम है? ब्राह्मणी। और दूसरी का नाम है भद्रा। क्या नाम है? भद्रा। तो ये दो राजधानी ब्राह्मणी। अब जो ब्राह्मणी है इससे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो कहलाए ब्राह्मण गुर्जर प्रत्यार। क्या कहलाए? ब्राह्मण गुर्जर प्रत्यार। और जो भद्रा से पुत्र प्राप्त हुए वो क्या कहलाए? आपके क्षत्रिय गुर्जर प्रत्यार। तो कौन सी शाखा की बात कर रहा हूं मैं? कौन सी शाखा की बात कर रहा हूं? मंडोर। मंडोर शाखा में कौन राजा था? हरिश्चंद्र। कितनी रानियां थी उसके? दो। ब्राह्मणी और दूसरी कौन सी है? भद्रा। भद्रा से जो पुत्र हुए वो क्षत्रिय गुर्जर कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र हुए। भद्रा के कितने पुत्र हुए? भद्रा के 4 पुत्र हुए। भोगभट, कद्दक, रज्जिल ये नाम है। वह भोगभट, कद्दक, रज्जिल व दत्त ये क्या हुए थे आपके? यहाँ पर 4 हुए। इसमें जो आपका रज्जिल है ये क्या करता है? यहाँ पर मंडोर को राजधानी बना करके क्या करता है? शासन करता है। अब इस रज्जिल का एक पुत्र था जिसका नाम था नागभट्ट। क्या नाम था? नागभट्ट फर्स्ट ने क्या किया?
मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। मेड़ता कहां पर है? नागभट्ट ने मेड़ता को अपनी क्या बनाया? राजधानी। मेड़ता वर्तमान में कहां है? नागौर। ठीक है, बनाया। और ये शाखा कई सालों तक चलती रही, बाद में इंदा प्रत्यार क्या कर देता? दे देता। आगे चलता है और फिर अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रत्यार की उज्जैन या फिर जो अवंती या जालोर की जो शाखा है उसके बारे में। चलो तो आप जल्दी से बजा मत कर। गुर्जर प्रत्यार क्या है? वंश है किसका? आक्रमण, अरबों से आक्रमण की बात की, क्या की? रक्षा। इसका निर्णय क्या कहा जाता है? प्रत्यार। गुर्जर क्यों कहा जाता है? किस क्षेत्र पर इनका शासन था? गुर्जरात क्षेत्र में, जिसको क्या माना जाता है? राजस्थान का पहले हिस्सा माना जाता था। उत्पत्ति कहां से होती है? अग्निवंशी सिद्धांत के अनुसार इनकी उत्पत्ति हुई थी। और गुर्जर शब्द का प्रथम जो उल्लेख है वो कौन से अभिलेख में? ऐहोल। और ये ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का। चीनी यात्री आता है, क्या नाम है? वेन्सान। ये यहाँ पर इसने चीनी यात्री वेन्सान के बारे में याद रखना, 72 देशों की यात्रा की थी। कितने देशों की? 72 देश, मतलब देश नहीं, राज्यों की। 72 राज्यों की इसने क्या की थी? यात्रा की थी। और इसने गुर्जरों को अपने ग्रंथ में क्या लिखा है? कूचेलो। और क्या कहा है? इन कूचेलो की राजधानी क्या होती थी? पिलोमोलो। पिलोमोलो मतलब क्या है? भीलमाल। भीलमाल को प्राचीन समय में क्या इसने क्या कहा है? पिलोमोलो बताया। इसका मतलब ये गुर्जर यहाँ हुआ करते थे। जोधपुर अभिलेख है और दूसरा कौन सा है? घटिया। जोधपुर अभिलेख है, ये 837 ईस्वी का है। लिख दो इसको, 837 ईस्वी का है। और ये जो घटियाला अभिलेख है ये 861 ईस्वी का है। इन दोनों अभिलेखों में लिखा हुआ है कि गुर्जर प्रत्यार वंश की जो मंडोर शाखा है उसका वर्णन मिलता है। मंडोर कहां पर है? आपके जोधपुर के पास में जगह है, इसका उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है। मंडोर शाखा में कहा गया किस कौन से नाम का शासक हुआ करता था? हरिश्चंद्र। 2 रानियां थी, ब्राह्मणी और कौन सी? भद्रा। जो ब्राह्मणी से पुत्र पैदा हुए वो क्या कहलाए? ब्राह्मण गुर्जर प्रत्यार। जो भद्रा से पुत्र प्राप्त हुए उन्हें क्या कहा गया? क्षत्रिय गुर्जर प्रत्यार। शासन करने का काम किसका होता है बताओ? क्षत्रियों का। इसका भद्रा के 4 पुत्र भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दत्त। जो ये रज्जिल है ये मंडोर में अपने क्या बनाता है? राज्य। इसका एक पोता था जिस पोते का नाम क्या है? नागभट प्रथम। इस नागभट प्रथम ने मंडोर से राजधानी किसको बना दिया? इसने मेड़ता को बना दिया। और बाद में प्रत्यारों ने क्या किया? जो आपका ये इंदा प्रत्यार है इसने रावचूड़ा को, किसको? रावचूड़ा। और रावचूड़ा कौन है? रावचूड़ा आपका राठौड़ वंश का शासक है। उसको क्या दे दिया? आपके दहेज में क्या दे दिया? मंडोर। और उसके बाद में जो ये मंडोर है किसकी राजधानी हो गई? राठौड़ों की। और कब तक रहती है? आपके 1459 तक। और 1459 में क्या होता है? राव जोधा द्वारा, किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? जोधपुर की। और उसके बाद राठौड़ों की राजधानी क्या हो जाती है? जोधपुर। और उससे पहले क्या राजधानी हुआ करती थी? आपके मंडोर हुआ करती थी। तो ये गुर्जर प्रत्यार के बारे में। चलो बेटा, अगली शाखा है। अगली शाखा का नाम याद रखोगे? जालोर, उज्जैन व कौन सी? कन्नौज शाखा के प्रत्यार। पहले जो पढ़ लिया वो कौन सी शाखा के थे? मंडोर। मंडोर। मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। फिर यहाँ के शासक है जालोर में अपना राज्य स्थापित करता है। फिर जालोर से आगे उज्जैन को जीत करके, उज्जैन आपको पता है किसकी राजधानी? किस महाजनपद की राजधानी थी? महाजनपद हम पढ़ाया क्यों? तो बताओ किसकी राजधानी? किसकी राजधानी? अच्छा करते हैं वीडियो बंद करते हैं, पहले खाते डंडे, ठीक है? उसके बाद आपको बताओ उज्जैन किसको? उज्जैनी और उज्जैन में क्या फर्क है? सेम है, एक ही शहर के क्या है? 2 नाम है। तो जालोर, उज्जैन और कन्नौज। और कन्नौज आपको पता ही है, कन्नौज को लेकर क्या चल रहा है? संघर्ष। कैसा संघर्ष? त्रिकोणीय संघर्ष। इस कारण कन्नौज पे ये अधिकार कर लेते हैं। कौन से वंश के शासक? प्रत्यार वंश के शासक। अब इन शाखाओं में जो सबसे पहला शासक होता है उस शासक का नाम है नागभट प्रथम। क्या नाम है? नागभट प्रथम। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जिसने अरबों को, सबसे पहले अरबों को भारत में आने से किसने रोका था? नागभट प्रथम ने रोका था। देखो 730 से 760 ईस्वी तक ये क्या करता है? शासन करता है। और क्या है? उज्जैन शाखा का क्या है? ये संस्थापक। जालोर और कौन सी शाखा का संस्थापक है? ये उज्जैन में स्थापना का राज्य स्थापित किया था। इसका जो दरबार है उस दरबार को नागवा लोक दरबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरबार को नागवा लोक दरबार कहा जाता है। इसके अलावा इसमें क्या याद रखोगे? इसमें ये चीज याद रखनी है, सामंत कौन कौन हुआ करते थे। इस नागवा लोक दरबार में आकर के कौन कौन से राजा क्या करते थे? किस वंश के राजा यहाँ पर आकर आया करते थे?
तो आपको ध्यान रखना है, जैसे गुहिल, गुहिलों का मेवाड़ पर क्या हुआ था शासन, राठौड़, चौहान, चालुक्य, ये सारे बड़े बड़े जो वंश बाद में बड़े वंश बने, पहले किसके आपके क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, नागभट्ट फर्स्ट के या फिर किसके, गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। गुहिल, ये महाराणा प्रताप वगैरह किस वंश के हैं, गुहिल वंश के माने जाते। सिसोदिया बाद में बनते हैं। रावल रतन सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है 1301 में, किसके खिलाफ लड़ते हुए, सॉरी 1303 में किसके खिलाफ लड़ते हुए, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। उसके बाद में ये वंश वहां शाखा खत्म हो जाती है, सिसोदिया माने जाते हैं, लेकिन ये गुहिल वंश के हैं। इसके अलावा राठौड़ जोधपुर के शासक, चौहान अजमेर के शासक और चालुक्य जो ये गुजरात के शासक, इन सब ये सब किसके सामंत थे, किसके अंडर में काम किया करते थे, नागभट्ट फर्स्ट में। इसके दरबार में जाके झुका करते थे, तो इसके दरबार का नाम क्या था, नागवालोक दरबार। तो इसका नाम याद रखना है। इसमें अलावा याद रखनी है गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली, किसकी वंशावली, गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत। वंशावली की शुरुआत किससे होती है, नागभट्ट प्रथम से। तो ध्यान क्या रखोगे कि गुर्जर प्रतिहार है, उनके वंशावली, वंशावली मतलब सबसे पहला नाम किसका आता है, तो किसका आता है, नागभट्ट फर्स्ट का। इसका नागभट्ट फर्स्ट को क्या माना गया, यहाँ पर इस शाखा का संस्थापक माना गया है। चले, एक यहाँ पर अभिलेख का नाम याद रखना है, ग्वालियर अभिलेख। क्या नाम है, ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, कहां पर है, ग्वालियर अभिलेख। और ग्वालियर अभिलेख क्या कहता है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इन्हें क्या कहा गया है, मल्लेच्छों का नाचक कहा गया है। किसका नाचक कहा गया है, मल्लेच्छों का नाचक। मल्लेच्छ एक प्रकार की जाति थी, उसको समाप्त किसने किया था, नागभट्ट फर्स्ट में। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, मल्लेच्छों का नाचक कहा जाता है। अगले को इसके उत्तराधिकारी हैं, एक का नाम है कक्कुक। क्या नाम है, कक्कुक, ये राजा का नाम है, ठीक है। कक्कुक व देवराज, ये दो राजाओं के कमजोर शासक थे, जल्दी इनका राज्य क्या हो जाता है, समाप्त। इसके बाद जो शासक बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है वत्सराज। क्या नाम है, वत्सराज। पहले आ गया था, मेंशन हुआ अभी पहले, थोड़ी देर पहले। किस बारे में हुआ था, क्या 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 हुआ इसका, ध्रुव और वत्सराज ने धर्मपाल को हराया। हाँ, ध्रुव और वत्सराज ने क्या किया, और ध्रुव ने क्या कर दिया, वत्सराज को हरा दिया था। टाइम पीरियड याद रखना है, 783 ईस्वी से 795 ईस्वी। अब देख लो यहाँ पर 760 में खत्म हो रहा है नागभट्ट फर्स्ट। उतारा मत करो, तुम नीति नहीं, तुमको इधर ध्यान दिया करो। शासक कौन है, वत्सराज, 783 ईस्वी में 795। यहाँ कौन कब बन रहा है, 760 में। अभी 760 में बन रहा है, तो ये दो कक्कुक और देवराज कब तक रहते हैं, 760 से 83 के बीच में। 83 में कौन आ जाता है, आपका वत्सराज आ जाता है। गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, गुर्जर प्रतिहार का वंश का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो याद रखना है वत्सराज को। त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत की इसने, किसकी शुरुआत की, त्रिकोणीय संघर्ष का प्रारंभ करता, यानी इसने शुरुआत की। अब इसको त्रिकोणीय संघर्ष, मैंने पहले बताया था आपको कि त्रिकोणीय संघर्ष को कब समझेंगे, जब किसकी बात आएगी, गुर्जर प्रतिहारों की। अब देखो गुर्जर प्रतिहारों की बात आएगी तभी समझेंगे। यहाँ पर एक राज्य राजधानी हुआ करती थी, जैसे आप इंडिया का मैप देख लीजिए, मान लो ये क्या है आपका भारत है, ठीक है, भारत जोड़िए। आ देखो अब इसको यहाँ पर कन्नौज है, क्या है आपका कन्नौज, यहाँ पर क्या कन्नौज, क्या मैं मारा है। अब देखो यहाँ पर कन्नौज है। अब कन्नौज पे जिस वंश का शासक है उस वंश का नाम याद रखना, आयुध वंश। क्या नाम है, आयुध वंश। आयुध वंश के दो राजा है, एक का नाम है चक्रायुध। क्या नाम है, चक्रायुध। और एक का नाम क्या है, इंद्रायुध। चक्रायुध और कौन, इंद्रायुध। अभी शासक कौन है, चक्रायुध। कौन शासक है, चक्रायुध। अब बंगाल कहां पर है, यहाँ पर बंगाल में किस शासक, किस वंश का शासन है भाई, पाल वंश का। नासिक कहां पर है, यहाँ पर महाराष्ट्र में। यहाँ पर राजधानी किसकी थी, ये किसकी है, राष्ट्रकूटों की। चलो इसके अलावा उज्जैनी यहाँ पर है, ये किसकी राजधानी है, जालोर के आसपास का एरिया, ये राजस्थान के। यहाँ पर किसका शासन था, आपके
गुर्जर प्रत्यारों। तो कितने वंश हुए टोटल? 3 वंश हुए। 3 कितनी दिशाओं में? 3। पश्चिम में कौन सा है? गुर्जर प्रत्यार। दक्षिण की तरफ कौन है? राष्ट्रकूट। पूर्व की तरफ कौन है? पाल। अरे मैप में ध्यान रखना, ये कौन सी साइड है? नॉर्थ। ये कौन सी है? साउथ। ये कौन सी है? वेस्ट। ये कौन सी है? ईस्ट। सो पश्चिम में कौन हो गए? गुर्जर प्रत्यार। पूर्व में कौन है? आपके पाल वंश। और दक्षिण में कौन है? आपके राष्ट्रकूट। पश्चिम में गुर्जर प्रत्यार, दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में कौन है भाई? पाल। अब अगर इन सबकी अलग अलग राजधानी थी, इनका बंगाल में राज्य, इनकी मान्यखेत है। अब अगर इनको क्या मिल जाए, यहाँ पर किसके ऊपर अधिकार हो जाए? इनका कन्नौज के ऊपर, तो इनका क्या हो सकता है? मिडल में पड़ता है, तो चारों तरफ इनका क्या बढ़ सकता है? साम्राज्य बढ़ सकता है। इस कारण इन्होंने क्या किया, ये जो पाल वंश है, कौन सा वंश है? पाल वंश। पाल वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था बताओ? धर्मपाल। धर्मपाल क्या करता है? किसको सपोर्ट करता है धर्मपाल? इसको, किसको? चक्रा युद्ध को। और यहाँ पर गुर्जर प्रत्यार किसको समर्थन देते हैं? इंद्रायुध को। अब शासक कौन है? चक्रायुध है। वत्सराज ने क्या किया? वत्सराज ने इस धर्मपाल को हरा दिया। किसको हरा दिया? धर्मपाल को हरा करके इसने चक्रायुध को हटाकर इंद्रायुध को किसका राजा बना दिया? कन्नौज का शासक बना दिया। इस बात का पता किसको चला? राष्ट्रकूट शासक। क्या नाम है? ध्रुव। अब ध्रुव क्या करता है? यहाँ पर आकर के किसको हरा देता है? वत्सराज। ध्रुव किसको हरा देता है? वत्सराज। और लगे हाथ किसको हरा देता है? साथ ही साथ धर्मपाल। कौन सा शासक हराता है? ध्रुव क्या करता है? दोनों को हरा देता है। और फिर वापस ये कुछ समय बाद जब ध्रुव वापस चला जाता है, तो धर्मपाल क्या करता है? फिर से चक्रायुध को किसका राजा बना देता है? कन्नौज का शासक बना देता है। अब क्या होता है? इसके बाद में वत्सराज की क्या हो जाती है? मृत्यु। वत्सराज की मृत्यु के बाद शासक बनता है नागभट्ट सेकंड। कौन शासक बनता है? नागभट्ट सेकंड। और ये नागभट्ट सेकंड किसका शासक है? गुर्जर प्रत्यारों का। फिर ये यहाँ पर क्या करता है? कन्नौज पर आक्रमण करता है। इस बार किसको हरा देता है? ये चक्रायुध। और नागभट्ट प्रथम कन्नौज को क्या बना लेता है? राजधानी बना लेता है। तो कन्नौज किस वंश की राजधानी बनी थी? तो किसकी? गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी। इसने धर्मपाल को भी हरा दिया, लेकिन इधर ध्रुव मर जाता है। इसके बाद शासक बनता है गोविंद तृतीय है। ये गोविंद तृतीय क्या करता है? कन्नौज पे आक्रमण करता है। किसको हरा देता है? आपके नागभट्ट सेकंड को। और नागभट्ट सेकंड ऐसा कहता है गंगा में डूब करके इसने क्या कर ली? आत्महत्या। और इसके बाद ये धर्मपाल को भी हरा देता है। फिर से किसने? गोविंद तृतीय ने। ये दक्षिण भारत में पड़ते थे, तो ज्यादा इसमें क्या नहीं लेते थे, ये इंटरेस्टेड नहीं थे। बीच में युद्ध किस किस के बीच में चलता था? इन पालों के बीच में और किसके बीच में? गुर्जर प्रत्यार। लेकिन नागभट्ट सेकंड ने क्या बनाई? कन्नौज को राजधानी बनाने के बाद ज्यादातर समय तक जो कन्नौज है वो किसके पास रहा? गुर्जर प्रत्यार वंश। इसी को क्या कहा जाता है? इन तीनों के जो युद्ध चल रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणीय संघर्ष। कितने वंशों के बीच में चल रहा है? 3 वंश। किसको लेकर के? कन्नौज को लेकर के जो चल रहा है, इसको क्या कहा जाता है? तो शुरुआत किसने की त्रिकोणीय संघर्ष की? तो किसने की है? वत्सराज। चलो तब तो इसने क्या किया? त्रिकोणीय संघर्ष में किसको हराया? पाल शासक धर्मपाल को क्या किया? पराजित किया। वह किससे हार गया? ध्रुव, यानी कौन सा शासक? राष्ट्रकूट। ध्रुव से पराजय का सामना करना पड़ा। तो शुरुआत करने वाला कौन था? वत्सराज। चलो ये बता दो वत्सराज के बारे में। इसके बाद है नागभट्ट सेकंड। Subscribe our YouTube channel for another updates. You will get such a offline come online videos on our YouTube channel. So don't forget to